नमस्कार साथियों, आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर यानी कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स स्ट्रीम के लिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो देखिएगा, जो बच्चे मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से बीए कर रहे हैं उन बच्चों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है उसको आज मैं यहाँ पर डिस्कस करवाने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिलेबस के बारे में पूरा डिस्कस करवाने वाला हूँ कि हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, उस सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखिएगा, बीए फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए बीए फर्स्ट ईयर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। बीए फर्स्ट ईयर, ओके। और बीए फर्स्ट ईयर है, लेकिन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए मैं कह रहा हूँ, तो वो आपके है, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, MLS। ठीक है, MLS से है। अब देखो, बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे इकोनॉमिक्स के दो पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पेपर आपके होगा इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ओके, बिल्कुल सर। अब देखिएगा, हमारा जो पेपर होगा उस पेपर के अंदर तीन पार्ट होंगे। इस पेपर के अंदर कितने पार्ट होंगे? तीन पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर हमारे पास में देखो, यहां पर मैं बता देता हूं क्वेश्चंस। ठीक है, कितने मार्क्स का होगा तो वो भी देख लो। और टोटल 100 नंबर का पेपर होगा पार्ट ए। पार्ट ए के अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 10 क्वेश्चंस होंगे। और प्रत्येक क्वेश्चंस करना कंपल्सरी होगा। और कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितना हो गया ये आपके 20 नंबर। अब देखिएगा पार्ट बी, सेक्शन बी के अंदर कह रहा हूं। पार्ट बी के अंदर प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस होंगे। इस यूनिट से भी 2 क्वेश्चंस हो गए, यहां से भी 2 हो गए, यहां से भी 2 हो गए, यहां से भी 2 हो गए, और 5वीं यूनिट से भी 2 क्वेश्चंस हो गए। प्रत्येक यूनिट का जो क्वेश्चंस होगा वो ऑप्शनल होगा। इस यूनिट से 2 क्वेश्चंस हो गए तो दोनों में से कोई भी एक करना है। यहां पर 2 क्वेश्चंस हो गए तो इसमें से भी कोई एक करना है। ठीक है, तो ऐसे करके यहां पर हमें कितने प्रश्न करने हैं? 5 प्रश्न करने हैं। ठीक है, और कितने मार्क्स का है क्वेश्चंस? प्रत्येक क्वेश्चंस 10 नंबर का है। तो कितना होगा ये आपके 50 नंबर होंगे। क्लियर है? बिल्कुल सर। उसके बाद में देखो पार्ट सी के अंदर, पार्ट सी में कह रहा हूं आपके प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न रहेगा। यहां से एक क्वेश्चन रहेगा, यहां से एक क्वेश्चन रहेगा, यहां से भी एक क्वेश्चन बनेगा, यहां से भी एक क्वेश्चन बनेगा, और 5वीं यूनिट से भी एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, यानी कि पार्ट सी के अंदर हमारे पास में टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 5 प्रश्न रहेंगे। और उन 5 में से कोई से भी 2 क्वेश्चंस आपको करना कंपल्सरी है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस करने हैं? वो भी 2 क्वेश्चंस करने हैं। क्लियर है? और प्रत्येक क्वेश्चंस कितने नंबर का है? 15 नंबर का रहेगा। क्लियर है? बिल्कुल सर। और ये आपके कितने मार्क्स का पेपर हो गया? आपके 100 नंबर का। क्लियर है? यहां पर कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 5। ठीक है, 5 में से कोई भी 2 क्वेश्चंस करने हैं। यहां पर आपके कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 10। 10 में से कितने करने हैं आपको? 5 प्रश्न करने। क्लियर? बिल्कुल सर। तो ये तो आपको मैंने अभी सिलेबस बताया है। ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर इसी तरीके से रहेगा। तो देखो, पेपर फर्स्ट होगा वो आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का रहेगा। पहला पेपर कौन सा आपके है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 5 यूनिट आपके, ठीक है,
पहली यूनिट के अंदर आपको क्या देखना है, अब देखो पहला आपको देखना है इसमें इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के अंदर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ओके। एक तो आपको देखनी है वेल्थ पर, धन पर आधारित परिभाषा, वेलफेयर, स्पेसिटी एंड डेवलपमेंट रिलेटेड डेफिनेशंस, ठीक है। यानी कि धन पर आधारित परिभाषा क्या है, कल्याण पर आधारित परिभाषा क्या है, उसके बाद में आवश्यकता पर परिभाषा देनी है और विकास पर आधारित परिभाषा आपको बतानी है, ठीक है। यानी कि इन 4 बेस पर आपको डेफिनेशंस क्लियर करनी है। उसके बाद में देखना है कि उसका नेचर क्या होगा, उसका स्कोप क्या है, यानी कि स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मेथड्स ऑफ स्टडी, नॉर्मेटिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। फिर देखना है चॉइस एज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक तो देखना है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक देखना है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका स्टैटिक क्या है, उसका डायनामिक एनालिसिस करना है और द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये आपके थी फर्स्ट यूनिट। अब देखो फर्स्ट यूनिट से 2 क्वेश्चंस तो बनेगा आपके 2-2 नंबर के। उसके बाद में पार्ट बी के अंदर यहां से 2 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, और उन 2 में से कोई भी एक क्वेश्चन करना है और एक प्रश्न रहेगा, बड़ा प्रश्न रहेगा जो कि 15 नंबर का रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सही। उसके बाद में देखो यूनिट सेकंड। अब यूनिट सेकंड के अंदर आपको देखना है कंज्यूमर बिहेवियर, ओके, बिल्कुल सही। अब देखो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है, जिसमें कॉर्डिनल अप्रोच क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, एंड लॉ ऑफ इक्विली मार्जिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल अप्रोच, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, प्राइस इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फिर आपको देखना है इसमें डिमांड के बारे में, ठीक है। अब डिमांड में आपको क्या देखना है तो वो भी आपको क्लियर करना है। तो देखो डिमांड के अंदर देखना है एक तो उसका मीनिंग्स क्या है, फिर लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड कर्व क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, बिल्कुल। फिर यूनिट थर्ड। अब यूनिट थर्ड के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो देखो। तो देखो सेकंड यूनिट के अंदर तो आपको क्लियर हो चुका है, एक तो आपको देखना है कंज्यूमर के बारे में और एक देखना है आपको डिमांड के बारे में। अब डिमांड के अंदर इलास्टिसिटी तक आपको पूरा क्लियर करना है। देखो यूनिट थर्ड के अंदर, अब यूनिट थर्ड के अंदर आपको क्या देखना है सर, तो एक तो देखना है आपको प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब इस प्रोड्यूसर बिहेवियर में क्या आपको देखना है, तो देखो इसमें पूरा का पूरा प्रोडक्ट और कॉस्ट और रेवेन्यू उसके बारे में आपको डिस्कस करना है कि उत्पाद क्या है, लागत क्या है, आय क्या होती है, उसके बारे में आपको क्लियर करना है अल्पकालीन में और दीर्घकालीन में। देखो प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसको मैं पूरा गहराई से जब आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा ना तो आपको क्लियर होगा। डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स, ठीक है, यानी कि लागत, आय, उसकी अवधारणा क्या है, उसमें क्या अंतर होता है, उसका वक्र कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में, एंड देयर रिलेशनशिप, और उसमें संबंध भी आपको देखना है, उसमें क्या रिलेशनशिप होगा उसके बारे में। उसके बाद में आपको देखना है आइसोक्वाड। आइसोक्वाड का मतलब होता है समुत्पाद वक्र। आइसोक्वाड का मतलब क्या होता है, समुत्पाद वक्र। जैसे आप लोग आईसी वक्र के बारे में देखते हैं, उदासीनता वक्र के बारे में, ठीक एज इट इज
यहाँ पर भी उसी तरीके से बनाना है, ठीक है ना। जैसे आपने उदासीनता वक्र बनाया था इस शेप में, ठीक है, तो उसी शेप में आइसो वक्र भी बनाने वाले हैं। यहाँ पर आइसो कर्व भी बनेगा, समझ में आया? बिल्कुल। उसके बाद में देखो उसका फैक्टर सब्स्टिट्यूशन एंड रिटर्न टू स्केल, ठीक है। फिर देखना आपको इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एक्सपेंसेस पार्ट, ठीक है, यानी कि आइसोक्वांट है, उसका फैक्टर क्या है, उसमें सब्स्टिट्यूशंस एंड रिटर्न टू स्केल, ठीक है, यानी कि पैमाने के प्रतिफल के आधार पर भी आपको देखना है, पैमाने के प्रतिफल पर भी देखना है, उसका स्केल क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म एक्सपेंसेस पार्ट भी देखना है। यानी कि यूनिट 3 के अंदर हम लोग प्रोडक्शन के बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। अल्पकालीन में क्या होगा, दीर्घकालीन में क्या होगा, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, जो लिखा हुआ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस एंड स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, उत्पत्ति के नियम क्या है, उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है, ये पूरा आपको किस पे देखना है, इस टॉपिक्स के अंदर देखना है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में देखना है कॉस्ट के बारे में और रिवेन्यू के बारे में, यानी कि अल्पकालीन लागतें क्या होती है, दीर्घकालीन क्या होती है, फिर टीसी क्या है, टीवीसी क्या है, टीएफसी क्या है, एएफसी, एवीसी, एएमसी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, वो पूरा किस में देखना है, इसी के अंदर देखना है। सोशल कॉस्ट क्या होती है, उसके बाद में देखना है अवसर लागत क्या होती है, सीमांत अवसर लागत क्या होती है, ये सब इसी के अंदर। फिर देखना है यूनिट 4 के अंदर, यूनिट 4 के अंदर आपको देखना है मार्केट फर्म्स, ठीक है। और मार्केट के अंदर आपको देखना है एक तो परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट्स, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट, यानी कि पूर्ण और अपूर्ण बाजार, पूर्ण और अपूर्ण बाजार, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इन परफेक्ट कॉम्पिटिशंस एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस, ठीक है। एक तो आपको देखना है इसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशंस मार्केट की, यानी कि जिसको हम कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को या पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार को एक बार, और ये देखते हैं आपको इसमें मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है, बिल्कुल सर। फिर इसी के अंदर देखना है आपको एक मोनोपोली मार्केट के अंदर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी अंडर मोनोपोली, ठीक है। फिर प्राइस discriminations, measures of monopoly power, effect of taxations and equilibrium of the fund, ठीक है। यानी कि यूनिट 4 के अंदर पूरा मार्केट के बारे में आपको डिस्कस करना है। परफेक्ट कॉम्पिटिशंस क्या होते हैं, मोनोपोली क्या होते हैं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, ठीक है। अपूर्ण क्या होता है, एकाधिकार क्या है, एकाधिकारात्मक बाजार क्या होता है, अल्पाधिकार क्या होता है, द्विधिकार बाजार क्या होता है, उसकी विशेषता क्या है, उनमें क्या अंतर होते हैं, ठीक है, कीमतों का निर्धारण कहां पर होगा, कैसे किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक्स किसमें पढ़ने हैं आपको, यूनिट 4 के अंदर पढ़ने हैं। अब चलते हैं यूनिट 5 के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा यूनिट 5 के अंदर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि फर्स्ट यूनिट के अंदर तो आपको डेफिनेशंस, उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, इसमें क्या डिफरेंट है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका डायनामिक एनालिसिस और उसका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। फिर यूनिट 7 के अंदर कंज्यूमर के बारे में देखना और डिमांड के बारे में देखना है। यूनिट 4 के अंदर आपको पूरा का पूरा किसमें देखना है, प्रोडक्शन कॉस्ट और रेवेन्यू के बारे में और आइसो क्वांटिटी। यूनिट 4 के अंदर आपको देखना है मार्केट के बारे में पूरा आपको देखना है, ठीक है। प्रतियोगिता बाजार हो गई, अपूर्ण हो गया, अल्पाधिकार, द्विधिकार, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक, ठीक है। तो ये 4 यूनिट आपको हो चुकी है। हालांकि इस साल तो आपको केवल इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई नहीं पढ़ना, लेकिन हो सकता है अगले सत्र यानी कि 2022 के बाद में जो एग्जाम होंगे तो उसमें ये अगली यूनिट वापस काउंट कर सकते हैं, इसीलिए आपको एक बार उसको नोट कर दो। यूनिट 5 एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है, बस स्क्रीनशॉट ले लो। चलिएगा अब यूनिट
5 के अंदर आपको देखना है कि पांचवी यूनिट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है। तो देखो पांचवी यूनिट के अंदर आपको दो टॉपिक्स आपको क्लियर करना है। एक तो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन और एक है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण करना, ठीक है, बांटना। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको क्या पढ़ना है। एक तो आपको देखना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता, उसकी थ्योरी क्या है, ठीक है, और उसका वितरण। कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, मजदूरी की अवधारणा क्या है, ठीक है। डिटर्मिनेशंस, सब्सटेंस, थ्योरी ऑफ वेजेस एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस, ठीक है। उसके बाद में देखना है आपको डिटर्मिनेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट क्या है, थ्योरीज ऑफ रेंट, रेंट एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक तो आपको देखना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी थ्योरी क्या है, ठीक है, और साथ ही में मजदूरी की अवधारणा क्या है, उसका वितरण कैसे किया जाता है, डिटर्मिनेशन यानी कि उसका मापन कैसे किया जाएगा, ठीक है, उसको अलग कैसे किया जाएगा, उसका सब्सट्रैक्ट कैसे किया जाएगा, उसके प्रतिस्थापन कैसे किया जाएगा, फिर मजदूरी की अवधारणा क्या है, ठीक है, उसकी थ्योरी क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेस देखना है, और डिटर्मिनेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट, किराए की अवधारणा क्या होगी, ठीक है, थ्योरीज ऑफ रेंट और रेंट एंड कोएफिशिएंट, यानी कि एक तो होती है रेंट, एक होती है अर्ध रेंट, उसके बारे में देखना है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ रेंट, अब देखो रेंट इसका भी टॉपिक्स अलग टॉपिक्स है। इसके अंदर क्या देखना है, उसका क्लासिकल एंड कीन्स थ्योरी, ठीक है, एक तो कीन्स की थ्योरी देखनी है आपको, उसका क्लासिक मतलब उसको क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा उसका है। फिर थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, क्या कह रहा हूं, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि ब्याज की थ्योरी देखते हैं, लाभ की अवधारणा क्या है, फिर इनोवेशंस क्या होता है, रिस्क क्या होगा, जोखिम, ठीक है, एंड अनसर्टेनिटी थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, रिस्क और अनसर्टेनिटी, एक तो इसके बारे में देखना है, एक देखना है आपको थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा किसको देखना है, यूनिट नंबर 5 के अंदर। समझ में आया? तो पेपर फर्स्ट का जो सिलेबस रहता है ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया, क्लियर है। वापस कह रहा हूं, प्रत्येक यूनिट से दो दो क्वेश्चंस आपके बनेंगे। समझ में आया क्या कह रहा हूं? पार्ट ए के अंदर प्रत्येक यूनिट से दो दो प्रश्न, ठीक है, और कितने अंक का होगा, प्रत्येक यूनिट से दो दो प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ठीक है, कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है, और सभी करने अनिवार्य है, सभी करने अनिवार्य है, सभी करने अनिवार्य है, ठीक है, यानी कि 10 प्रश्न आएंगे तो 10 प्रश्न करने अनिवार्य। समझ में आया? 2-2 नंबर के प्रश्न हो गए और कितने प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न हो गए, 20 नंबर। फिर पार्ट बी के अंदर प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न हो गए और प्रत्येक यूनिट में से एक प्रश्न आपको करना है, ठीक है। प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न, ठीक है। कुल कितने प्रश्न रहेंगे आपके, टोटल 10 प्रश्न रहते हैं, प्रत्येक यूनिट से एक प्रश्न, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न रहते हैं। इनमें से
एक एक प्रश्न करना अनिवार्य है, एक एक प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। तो देखो 5 यूनिट है, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न है और आपको 10 में से कितने करने हैं? 5। ऐसा नहीं है कि 10 में से कोई भी 5 करने, नहीं, प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपको लेना है। जैसे पहली यूनिट के अंदर 2 प्रश्न आ रहे हैं आपके 10-10 नंबर के, तो इसमें से एक करना है। दूसरी यूनिट में से वापस 2 प्रश्न आ रहे हैं, तो उसमें से एक लेना है। तीसरी यूनिट में से एक प्रश्न लेना है, चौथी यूनिट में से एक लेना है। ऐसे करके आपको कुल कितने प्रश्न अटेंड करने हैं? 5 प्रश्न अटेंड करने हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का? 10 नंबर का है। 5 प्रश्न कितने नंबर गया? 50, ठीक है। ये तो अंक है और ये प्रश्न, समझ में आया? क्लियर है? प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न करना कंपल्सरी है। यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, सिंपल सिंपल में। प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन, प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन करना है, एक एक क्वेश्चन करना है या एक एक प्रश्न करना है, ठीक है। फिर पार्ट सी के अंदर देखो। अब पार्ट सी के अंदर आपका जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा? तो सब पार्ट सी के अंदर हमारा जो 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। प्रत्येक यूनिट से बड़े बड़े प्रश्न होंगे, निबंधात्मक प्रश्न जिसको हम कहते हैं, प्रत्येक यूनिट से, ठीक है। प्रत्येक यूनिट से निबंधात्मक प्रश्न रहेगा, प्रत्येक यूनिट से निबंधात्मक प्रश्न रहेगा, ठीक है। निबंधात्मक प्रश्न रहेगा, ठीक है। प्रत्येक यूनिट से निबंधात्मक प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? तो सर प्रत्येक प्रश्न आपके 15 नंबर का होगा, ठीक है। 15 अंक के होंगे। इनमें से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं, इनमें से कोई भी 2 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है। कोई भी 2 प्रश्न करने होंगे, 2 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। 2 प्रश्न करने जरूरी होंगे, 15 नंबर का होगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये आपके? 3। 5 प्रश्न है, ठीक है। प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न होगा और उनमें से कोई भी आपको 2 प्रश्न करने जरूरी है, ठीक है। समझ में आया? ये आपके अंक है। तो ये आपको सिलेबस को अच्छे से एक बार समझना है, क्योंकि कईयों को तो सिलेबस के बारे में भी पता नहीं होता, इसीलिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर करना है, समझ में आया? और वैसे भी मैंने आपको पहले बता भी दिया है। और फिर भी अगर कोई समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर देना, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो पहले आपको सिलेबस क्लियर कर देना कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट कर दो। नेक्स्ट अगले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको एक टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा, यानी कि यूनिट नंबर 1 से, ठीक है। उसकी थ्योरी क्या है उसके बारे में, ओके। तो एक बार आपको नोट कर दो इसको भी।